हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे संगम काल। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम का अर्थ होता है संघ या परिषद। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के जनजीवन की हमको झांकी मिलती है। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नैनार अप्पार ने किया था। नैनार संत अप्पार जो थे, इन्होंने सबसे पहले संगम शब्द का प्रयोग किया था। कात्यायन की वार्तिका में चोल और पांड्य राज्यों का उल्लेख मिलता है। चोल और पांड्यों का उल्लेख हमें कात्यायन की वार्तिका में मिलता है और संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नैनार संत अप्पार ने किया था। संगम संस्कृति की महापाषाणीय संस्कृति से सामान्यता एच डी संकलिया ने बताई थी। जो संगम संस्कृति हो, महापाषाणी संस्कृति, इन दोनों को एक समान देखा था किसने? एच डी संकलिया ने बताया था। कोडुमनल से 150 से अधिक महापाषाणीय समाधान प्राप्त हुए। कोडुमनल एक जगह जहाँ से 150 से ज़्यादा महापाषाणीय समाधान प्राप्त होते हैं एवं मणिमेखलाई महाकाव्य में अंत्येष्टि संस्कार तथा महापाषाणीय समाधान पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? मणिमेखलाई महाकाव्य में अंत्येष्टि संस्कार और महापाषाणीय समाधान पद्धतियों का उल्लेख है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों जिसमें चेल, चोल और पांड्य, इनका उल्लेख मिलता है। इनमें चेर का सबसे अधिक उल्लेख है। किसका? चेर का। यह सबसे प्राचीन वंश था, चेर वंश। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे, जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य किया जाता है, पांड्यों के संरक्षण में आयोजित हुए थे। प्रथम संगम मदुरई में, द्वितीय संगम कपाटपुरम में और तृतीय उत्तरी मधुरा में होता है। प्रथम मदुरा में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा उत्तरी मदुरा में आयोजित होता है। तीनों संगम की कुल अवधि हम देखें तो 9950 वर्ष मानी जाती है। 197 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण दिया था। 197 पांड्य राजाओं की तरफ संरक्षण दिया गया था और 9950 वर्ष पुरानी अवधि मानी जाती है। प्रथम संगम का कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। तृतीय संगम के भी अधिकांश ग्रंथ जो है नष्ट हो गए हैं, लेकिन अवशिष्ट तमिल साहित्य तीसरे संगम में ही संबंधित है। जो अवशिष्ट तमिल साहित्य है जो है, ये तीसरे संगम काल के ही जो अभी बचे हुए थोड़ा बहुत। तुल्य कपिल्यम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। तुल्य कपिल्यम, इसके रचनाकार तुल्य कपिल्य थे, जो अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। ये सबसे प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में रचित है। सूत्र शैली में रचित तुल्य कपिल्यम जो है द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है, जिसके रचनाकार तुल्य कपिल्य थे, जो अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे, जो प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और उसकी शैली कौन सी? सूत्र शैली में है। तुल्य कपिल्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तिरुक्का मुल्लियर, चेर, चोल, पांड्य, तीनों राज्यों का संगम स्थल कौन था? तिरुक्का मुल्लियर। कहाँ मिलते थे तीनों मिलते थे एक साथ। संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य तीनों कहाँ मिलते थे? तिरुक्का म्यूलियर से ट्रिक बना लिया हमने, जहाँ मिलते थे। तिरुक्का म्यूलियर संगम साहित्य था, यहाँ तीनों राज्यों का, तीनों संगमों का प्रथम उल्लेख जो है अगपोरल के भाष्य की भूमिका में मिलता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार जो था, ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिल्य ने किया था। संगम साहित्य का काल जो है, रामशरण शर्मा के अनुसार 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था, जबकि नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में 100 से 250 वर्ष का माना गया है। 100 से 250 ईसा पूर्व नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में माना गया है, जबकि रामशरण शर्मा 300 से 600 ईसा पूर्व का मानते हैं। R.S. शर्मा ने संगम साहित्य मोटे रूप से 2 भागों में बांटा है, आख्यानात्मक और उपदेशनात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकनुक्कु अर्थात 18 ग्रंथ मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकनक्कु अर्थात 18 ग्रंथात्मक ग्रंथ हैं और उपदेशात्मक ग्रंथ किक्कनक्कु अर्थात 18 लघु ग्रंथ माने जाते हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ। उपलब्ध संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पत्तू पात्तू 10 गीतों का संग्रह है और इत्थु थोकई 8 गीतों का संग्रह। पत्ती पुत्थु जो 10 गीतों का संग्रह, पत्तू पात्तू, और इत्तु थोकई 8 गीतों का संग्रह। संगम और साहित्य को 2 भागों में हमने बांट दिया था, इत्तु थोकई और पत्तू ताकू। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है इत्तु थोकई में 8 कौन कौन से गीत हैं। तो इत्तु थोकई के 8 गीत में आते हैं नड़ी रई, नड़ी नई, कुरुन थोकई, नड़ी नई, कुरुन थोकई, एन कुरुनूर, पदी रुत्तूर, पदी रुपत्तू, परी पादल, कली थोकई, अहिना नूर और पुरूना नूर। इसको थोड़ा याद करना
ट्रिकी हो जाता है, लेकिन तब भी हमें याद तो करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता है। एत्तु थोकई में 8 गीत मिलते हैं हमको। नड्डी नई, नड्डी नई, कुरुन थोकई, कुरुन थोकई, नड्डी नई, कुरुन थोकई, एन कुरुनुरु, एन कुरुनुरु, पदिरु पत्तु, पुरिरु पत्तु, परी पादल, परी पादल, कली थोकई, अनि, अहि नानूर, अहि नानूर, पूर्णा नूर। इनको याद करने के लिए हम थोड़ा बहुत ट्रिक बना सकते हैं। नड़ी नैनई, नड़ी नैनई। फिर आता है कुरुन थोके, कुरुन थोके, कली थोके। कुरुन थोके किसने थोका? कली ठोका, तो कुरुन थोकई, कली थोकई। फिर एन कुरुनूर, एन कुरुनूर, एन कुरुनूर और पुरुना नूर। एन कुरुनूर, पुरुना नूर, कुरु थोकई, कली थोकई, पदिरु पत्तु, परी पदाल, परिदय पत्तु, परी पदाल। फिर अहिना नूर, पुरना नूर, अहिना नूर, पुरना नूर। परी पुत्तु में 10 कविताएं हैं। इनमें चेर राज्य से प्रचलित कलश समाधानों का उल्लेख मिलता है किसमें? पदिरु पुत्तु में। समाधियों का भी उल्लेख है। संगम साहित्य की 2 प्रमुख विषय वस्तु कौन सी है? अहोम, इसका संबंध प्रेम से है, और पुरम, पुरम युद्धों के बारे में बताता। अहोम और पुरम संगम साहित्य की 2 प्रमुख विषय है, जिसमें अहोम जो है इसका संबंध प्रेम से है, और पुरम, पुरम ये जो शब्द है युद्ध से रिलेटेड है, शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। संगम साहित्य धार्मिक नहीं है, धर्म के बारे में कहीं नहीं बताया। अहोम में प्रेम के बारे में, पुरम साहित्य जो है ये युद्ध के बारे में बताता है। 10 कविताओं का संग्रह है। पत्तु पत्तु तीसरे संगम के दौरान लिखा गया था। 10 कविताओं का हम संग्रह देखते हैं। पत्तु पत्तु पातु ये जो था तीसरे संगम के दौरान लिखा गया था। 10 गीतों के संग्रह में नकीरर द्वारा लिखी गई नेडुन अलवदई, नेडुन अलवदई किसकी है? नकीरर की। नेडुन अलवदई जो है इसमें पांड्य राजा नेदुन जेलियल और उसकी रानी का वर्णन मिलता है। रुद्र कन्नार द्वारा लिखित पत्तिनन पल्लई भी पत्तु पत्ती की एक कविता है। रुद्रन कन्नार द्वारा लिखित पत्तिन पल्लई किसने लिखी? रुद्रन कन्नार ने, और नक्कीरर ने लिखी है नेडुन अलवदई, है ना। और पत्तिन पिल्लई लिखी है रुद्र कन्नार ने। ये पत्तू की एक कविता है। यह पुहार यानी कावेरी कट्टनम पर लिखी गई है। संगम साहित्य में 8 गीतों में एक संग्रह को एत्तु थोकई कहा जाता है। संगम साहित्य में जो 8 गीत हैं इनके संग्रह को हम क्या कहते हैं? एत्तु थोकई या इत्तु थोके। इनमें 8 गीत पुरुनारु सबसे प्रसिद्ध है। पुरुनारु जो है सबसे फेमस है ना। इसमें कपिलार, अवैयई और कोवर किलार सहित 150 कवियों की कविताओं का संग्रह है पुरुनारूर में। इन कविताओं में तमिल सामाजिक इतिहास की झलक मिलती है। अगनानूर में 400 प्रणय गीत है। एत्तु थोकई के चौथे संग्रह पदिरु पत्तु में 10 कविताएं हैं। इसमें 8 चेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। 18 लघु गीतों का एक संग्रह है। पडिनई निक्कल नक्कू है। 18 लघु गीतों का एक संग्रह क्या है? पडिनई निक्कल कनक्कू है। इसमें तिरुवल्लुवर द्वारा लिखी गई तिरुक्कुलर जो है यह कुरल तमिल ग्रंथ है। कुरल क्या तो कहते हैं तिरुक्कुलर द्वारा, यह कुरल जो है तमिल ग्रंथ है तथा दूसरी प्राचीन तमिल ग्रंथ भी है। तिरुक्कुलर को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। तिरुक्कुलर को इसकी गणना साहित्य त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम के अंतर्गत की गई है। तिरुक्कुलर को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। तिरुक्कुलर को इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका के शासक इल्ल और उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की गई थी। इसे लघु वेद, पंचम वेद और तमिल बाइबल भी कहते हैं। इसमें 133 खंड हैं, प्रत्येक में 10 कविताएं हैं, अतः कुल 1330 कविताएं हैं। तिरुक्कुरल जो है ये तिरुक्कुरल इसको तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ और काम में की गई है। तिरुक्कुरल को ही जो है श्रीलंका में इसकी रचना जो है इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका के शासक इल्ल और उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की गई थी। तिरुक्कुरल की रचना तिरुक्कुरल को लघु वेद, पंचम वेद और तमिल बाइबल भी कहते हैं, जिसमें 133 खंड हैं, प्रत्येक में 10 कविताएं हैं और 1330 कविताएं हैं अंततः कुल मिला के। कुरल जो है 3 भागों में बटी हुई है, अरम, पोरुम और अरुम। अरम, पोरुम और इनबम। अरुम जो है अरम में 136 खंड है। अरम में द बुक ऑफ वर्च्यूज यानी धर्म की पुस्तकें हैं। बुक ऑफ पॉलिटी यानी अर्थ की पुस्तक। पोरुल पास है पोरुल पॉलिटी की पुस्तक यानी अर्थ की पुस्तक 39 से 108 खंड है। और इनबल बुक ऑफ लव काम की पुस्तक 109 से 133 खंड यानी कुरल 3 भागों बांटी गई है। अरम, पोरुल, इनबम। अरम, पोरुम, इनबल। पोरुम में धर्म यानी कि अर्थ यानी कि पॉलिटी संबंधित है। अरम जो है धर्म से संबंधित हो। इनम जो है लव से संबंधित है। अगस्त्य ऋषि ने
नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो अप्राप्य है। अगस्त्य ऋषि ने अगस्त्यम ग्रंथ की रचना की थी, जो क्या है, अप्राप्य है। शिल्पादिकरम और मणिमेखलई संगमकालीन महाकाव्य हैं। शिल्पादिकरम का लेखक जैन है, जो सेन गुट्टवन का भाई था तथा इस महाकाव्य की नायिका कड़ग्गी थी। शिल्पादिकरम जो है, इसका लेखक कौन है, जैन है, जो शेर गुट्टवन का भाई था, और महाकाव्य जो है इसकी नायिका कौन थी, कुडग्गी थी। इसमें कुल 30 सर्ग और 3 खंड है। ये प्रेम कथा, इसमें तमिल साहित्य का रत्न एवं प्रथम महाकाव्य माना जाता है शिल्पादिकरम को। इसमें कड़ग्गी पूजा का उल्लेख मिलता है किसमें, शिल्पादिकरम में। शिल्पादिकरम और मणिमेखलई महासंगमकालीन महाकाव्य हैं। शिल्पादिकरम ग्रंथ में मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख है एवं 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की भी चर्चा है। शिल्पादिकरम का नायक कोवलम एक व्यापारी था, जो माधवी नामक गणिका पर अपना सारा धन गंवाकर अपनी पत्नी कड़ग्गी के पास आता है। कोवलम एवं कड़ग्गी काबुंडी नामक जैन भिक्षुणी के साथ मदुरा के लिए रवाना होते हैं। मदुरा में कोवलम पर रानी की एक पायल चुराने का आरोप लगता है। वह राजा कोवलम को जल्दबाजी में मृत्युदंड दे देता है। कड़ग्गी अपने पति को निर्दोष साबित करती है। निर्दोष कोवलम को मृत्युदंड देने की ग्लानि में राजा की मृत्यु हो जाती है तथा कड़ग्गी के श्राप से मदुरा जो था, ये जलकर राख हो जाता है। मणिमेखलई मणिमेखलई महाकाव्य जो है वणिक कथा में संबंधित है। इसमें 30 सर्ग हैं, है ना। इसमें कितने हैं, मणिमेखलई में 30 सर्ग हैं, और शिल्पादिकरम में जो हमने देखा था तो उसमें भी 30 सर्ग और 3 खंड थे। मणिमेखलई में भी 30 सर्ग हैं। नायिका जो है मणिमेखलई है। इस ग्रंथ में शिल्पादिकरम की नायिका कौन है, कोवलम की कहानी थी ना, कड़ग्गी है इसकी नायिका, और मणिमेखलई की मणिमेखलई ही है नायिका। इस ग्रंथ में महायान बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की लंबी सूची, कांची में पड़े अकाल संगमकालीन चित्रकला की जानकारी मिलती है। किसमें, मणिमेखलई में हमको तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की लंबी सूची, कांची में पड़े अकाल संगमकालीन चिकित्सा की जानकारी मिलती है। मणिमेखलई में कोवलम और माधवी की बेटी मणिमेखलई कड़ग्गी से प्रेरणा लेकर अंत में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। मणिमेखलई का लेखक मदुरई का बौद्ध अन्य व्यापारी शीतलई सत्यनार था। मणिमेखलई शीतलई सत्यनार की है, जो बौद्ध अन्य व्यापारी था मदुरई का। इसकी कथा दार्शनिक और शास्त्रार्थ बातों के ताने बाने से बुनी हुई है। प्रोफेसर मेहनडाले ने शिल्पादिकरम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखलई को तमिल काव्य का ओडेसी कहा है। मणि को ओडेसी, मणिमेखलई ओडेसी और शिल्पादिकरम को इलियड कहा है। किसने, मेड्डाले ने। ओवैयार तथा नेच्छेलियर संगम काल की दो प्रसिद्ध कवित्रियां विदुषी स्त्रियां थी। कौन, ओवैयार और नच्छेलियर ओवैयार संगम काल की दो प्रसिद्ध कवित्रियां विदुषी स्त्रियां थीं। मेहनडाले ने शिल्पादिकरम को तमिल काव्य का इलियड और मणिमेखलई को ओडिसी कहा है। पत्तू पातू कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता है पत्तू पातू। पट्टिन पालई भी कावेरी पत्तनम पर लिखी एक लंबी कविता है। इसकी रचना रुद्रम कन्नार ने की थी, पट्टी पातई की। परिपादल 70 गीतों की एक संगमकालीन चयनिका यानी संग्रह है, जिसमें मयूर नृत्य का वर्णन है। किसमें, परिपादल जो है संगम दर्शन ग्रंथ है। 5 प्रमुख महाकाव्य देखे, शिल्पादिकरम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडलकेशी है। कुंडलकेशी, जीवन चिंतामणि, कुंडलकेशी, जीवल चिंतामणि, वलयपति, मणिमेखलई, शिल्पादिकरम, मणिमेखलई, वलयपति, जीवक चिंतामणि और कुंडलकेशी, ये क्या है, 5 प्रमुख महाकाव्य हैं। प्रमुख संगम साहित्य देखे, तोल्काप्पियम, इसकी रचनाकार तोल्काप्पिल थे। शिल्पादिकरम इलंगो आर्टिकल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तोल्काप्पियम तोल्काप्पिल्यर की है। शिल्पादिकरम इलंगो आदिकल की है। मणिमेखलई शीतलई सतनार की है। मणिमेखलई शीतल हो गया, मणि मिलते तो मणिमेखलई शीतल सतनार। जीवक चिंतामणि तिरुनक्कर देव की है। जीवक चिंतामणि जो जैन है, जैन साहित्य में आता है ना। जीवक चिंतामणि जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें तिरुनक्कर देव ने की है इसकी रचना। कुरल तिरुवल्लुवर ने की है। तिरुवल्लुवर कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की है। एहनानूर रुद्र शर्मन का है। रहनानूर मामूलनार, एहनानूर रुद्र शर्मन। और मरुगुरुपादय नक्कीरर की है। मरुगुरुपादय संगम कवि कपिलर को परी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था। कपिलर ने परनार, कली, थोकई और करिंजु पात्तू
नामक ग्रंथ लिखे। मामूलनार नामक तमिल ग्रंथ कवि ने नंदों व मौर्यों का उल्लेख किया है। मामूलनार ने नंदों ने कोश गंगा में छिपाया था, इसका भी उल्लेख हमको मामूलनार में मिलता है। जीवक चिंतामणि को विवाह की किताब भी कहा जाता है। जीवक चिंतामणि विवाह की किताब थी। नच्ची रवि कनियर ने संगम कृतियों का टीका लिखी थी। किससे? नच्ची रवि कनियर ने संगम टीकों पर रचना लिखी, संगम कृतियों पर टीका लिखी थी। चेर राज्य से दक्षिण पश्चिम में स्थित था। कौन सा? चेर राज्य था, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित था। संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर वंश था, इसका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है हमको। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष और राजधानी जो थी वांजी या करुवुरु एवं दूसरी राजधानी टोंडी थी। चेर राज्य मालाबार केरल क्षेत्र में स्थित था। तीसरे संगम के समय एत्तु तोगई अष्टपदावली का चौथा संग्रह पट्टीपद्दु है। पट्टीपद्दु में 10 कविताओं का संग्रह है। इसमें 8 चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। डॉक्टर M.S. अयंगर ने पदित्रु को तमिल व्याकरण एवं रीति रिवाजों का कोश कहा है। किसको? पदित्रु को तमिल व्याकरण एवं रीति रिवाजों का कोश S.S. अयंगर ने कहा है। चेर राज्य का प्रथम शासक उदयनचेरल था। उसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन किया था। इसने उदयनचेरल चेर राज्य का प्रथम शासक जो था, इसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था और एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी। इसे वाराम वन एवं पेरुंजोरम उदयन भी कहते हैं। वन वाराम वन और पेरुंजोरम उदयन भी कहा जाता है। नेदुंजेरल आदन, इसने 7 राजाओं को पराजित करके अधिराज की उपाधि धारण की थी। नेदुंजेरल आदन ने और समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया और हिमालय पर चेर राज्य का चिन्ह धनुष अंकित कर इमयवरम्बन एवं अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? नेदुंजेरियल ने हिमालय तक अपना विस्तार किया था। इमयवरम्बन एवं अधिराज की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक सीमा वाला इमयवरम्बन। नेदुंजेरल ने मरंदई को अपनी राजधानी बनवाया और यवन व्यापारियों को भी कैद किया। शेरनगुट्टवन के पुत्र पेरुंजेरल इरम्पोई 190 ईसा पूर्व के आसपास ने सामेल जिले में तगड़ूर के शासक को परास्त किया था। कट्टुवन को हाथियों का स्वामी कहा जाता है। हाथियों का स्वामी कट्टुवन को कहा जाता है। ये शून्यगुट्टवन से पहले शासक बना था। कौन? कुट्टवन, है ना। इसको हाथियों का स्वामी कहते थे। शून्यगुट्टवन, इसे लाल चेर भला चेर भी कहा जाता है। शून्यगुट्टवन को लाल चेर भला चेर भी कहते थे। यह चेर वंश का सबसे महानतम शासक था। यह इमयवरम्बन का पुत्र था। शेरगुट्टवन 190 ईसा पूर्व के आसपास शासक बनता है। इसे लाल चेर या भला चेर भी कहते हैं शून्यगुट्टवन को। शेन को हमने याद कर लिया, शेर सबका भला करता है, ऐसा करके हमने रिलेट कर दिए। लालचेर या भालचेर कहते थे। महानतम शासक इमयवरम्बन था। संगम कालीन कवि पर्णर ने शून्यगुट्टवन का यशोगान किया है। किसने? संगमकालीन कवि पर्णर थे, इन्हें शून्यगुट्टवन का यशोगान किया है। उसके पास जहाजी बेड़ा भी था। शून्यगुट्टवन ने उत्तर में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार किया था। शिल्पादिकरम के शासक शून्यगुट्टवन ने कौमार्य यानी कि सतीत्व की देवी की पूजा, पत्नी पूजा करवाई थी। किसने? शिल्पादिकरम के अनुसार शून्यगुट्टवन ने कौमार्य सतीत्व की देवी की पूजा, पत्नी पूजा, कणग्गी पूजा के रूप में प्रारंभ कराई थी। इसमें उसे श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का सहयोग भी मिला। गजबाहु एक तमिल कवि इलंबोधियार के साथ शून्यगुट्टवन के दरबार में आया था। अंतिम चेर शासक सेय्यई था अंतिम चेर शासक, जिसे पांड्य नेदुंजेरियल ने परास्त किया था। आदिग इमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती आरंभ कराई थी। किसने? आदिग इमान ने। आदिग इमान एक चेर शासक था जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती को शुरू कराया था। चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह देखो तो जो पश्चिम में स्थित थे, टोंडी, मुशीरी बंदर, नोरा, कन्नौर और करूर वांजी, साथ में करोरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम में स्थित चेर राज्य के बंदरगाह कौन कौन से थे? टोंडी, मुशीरी बंदर, चुनौरा, करूर, करोरा। टोंडी, मुशीरी बंदर, नौरा, करूर, करोरा। टोंडी, मुशीरी बंदर, नौरा, करूर, करोरा। बंदर चेर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बट्टे लुत्तु चेरों की एक लिपि थी, बट्टे लुत्तु। अब आता है चोल राज्य, उत्तर पूर्व में स्थित। चोल राज्य तमिलनाडु में पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य स्थित था। चोल राज्य तमिलनाडु में आता था। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी
मनलूर थी। चोलों की हम प्रारंभिक राजधानी देखते तो क्या थी, उत्तरी मनलूर थी। प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल जो राज्य था तमिलनाडु के पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य स्थित था। बाद में उरैयूर तथा तंजौर जो थे चोलों की राजधानी बन गए। उरैयूर कपास सूती वस्त्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। उरैयूर जो था कपास यानी सूती वस्त्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। एलारा नामक चोल राजा ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहां 50 वर्षों तक शासन किया था। किसने? एलारा नामक चोल राजा ने। करी कराल। करी कराल का शाब्दिक अर्थ होता है झुलसे पैरों वाला व शत्रु दल के हाथियों का विनाश करने वाला। करी कराल। करी कराल का मतलब क्या होता है? झुलसे पैरों वाला व शत्रु दल के हाथियों का विनाश करने वाला। करी कराल इस काल में सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक था। उसने 190 ईसा पूर्व के पास शासन किया। चेरों ने 150 के आसपास चोल राजा करी कराल के पिता इलनजेत चेनी को मार डाला था। किसने? चेरों ने। इलनजेत चेनी चोल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था जिसने उरैयूर को राजधानी बनाई थी। करी कराल को उसके शासन के प्रारंभिक काल में पदच्युत कर दिया गया था। पट्टिन पालई में करी कराल की सफलताओं का वर्णन है। किसने? पट्टिन पालई में। पट्टू पातू नामक कविता जो कावेरी पत्तनम पर लिखी गई है, पत्तू पातू है ना, कावेरी पट्टनम पर लिखी गई कविता है, में करी कराल द्वारा कैद से भागने और बलपूर्वक राज सिंहासन और कावेरी पट्टनम पर अधिकार का वर्णन है। करी कराल ने पोहार यानी कि आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था। किसने? करी कराल ने। पोहार कावेरी की सहायक नदी बिगई का पर स्थित है। पोहार को काकंदी भी कहा जाता है, जो कहाँ? कावेरी की सहायक नदी बेगई में स्थित है। पोहार को काकंदी भी कहा जाता है, जो 160 किलोमीटर लंबा है। तंजौर के निकट वेंडी के युद्ध में उसने चेर और पांड्य राजाओं के 11 राजाओं को समूह में को पराजित किया था। इसने तंजौर के निकट करी कराल जो था, इसने तंजौर के निकट वेडिक के युद्ध में चेर और पांड्य राजाओं के 11 राजाओं को सामूहिक रूप से पराजित किया और प्रमुख इसमें जो था वेलिर नामक राजा था। वाहे परंदलई के युद्ध में करी कराल ने 9 राजाओं को हराया था। जिसमें वाहे परंदलई के युद्ध में करी कराल ने 9 राजाओं को हराया था। करी कराल ने चेर शासक पेरुंजेरल को पराजित किया था। करी कराल ने उद्योग धंधों और कृषि को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब खुलवाए थे। करी कराल की संगीत में भी रुचि थी। वह 7 स्वरों का ज्ञाता था। भागी राग विशेषज्ञ था। कौन? करी कराल। करी कराल वैदिक धर्म का अनुयायी था। करी कराल ने एक कवि पट्टिन पोल्लई की रचयिता को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। करी कराल के बाद शासक बने टोंडईमान इलंदियान ने कांची से शासन किया था। किसने? टोंडईमान और करी इलंदियान, ये जो थे करी कराल के बाद शासक बने जो कांची से शासन करते हैं, और इसके 4 गीत संगम साहित्य में है। पेरुनर की किल्ली नामक एक चोल राजा ने राजसूय यज्ञ कराया था। पेरुनर किल्ली नामक एक चोल राजा ने राजसूय यज्ञ कराया। चोलों का सर्वप्रथम उल्लेख कात्यायन ने किया है। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणम में विशाल कोषागार की व्यवस्था की। पांड्य राज्य जो सुदूर दक्षिण में स्थित था, पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में था। इनकी राजधानी मदुरई थी। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था और चोलों का बाघ था, और चेरों का प्रतीक चिन्ह एरो या तीर था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई जो थी कोच्चि थी, बाद में मदुरई राजधानी बनती। पहले कोरकई को राजधानी बनाया था और बाद में मदुरई को। कोरकई ताम्रपर्णी नदी एवं मदुरई वेंगई नदी पर तट पर स्थित है। जो वेंगई है वो कहाँ था? मदुरई जो है वेंगई नदी तट पर स्थित है, और कोरकई जो है ताम्रपर्णी नदी तट पर स्थित है। वेंगई यानी वैगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। वैगई नदी पांड्यों का उल्लेख जो है मेगस्थनीज ने किया है। हमको पांड्यों का उल्लेख जो है मेगस्थनीज ने भी करता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हमको पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। पांड्य राज्य जो था मात्र सत्तात्मक था, वहाँ पर एक स्त्री का शासन था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध था, साथ ही मात्र सत्तात्मक था जहाँ स्त्रियों का शासन था। नेडियों ने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई थी। यह पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान करता है। पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान करने हेतु नेडियों ने समुद्र पूजा कराई थी। पलशलाई मुदुकुमी
वेलविकुड़ी दानपत्र के अनुसार यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। उसने अपने वैदिक यज्ञ करवाए थे। परछाई मुदुकुमी जो है ये वेलविकुड़ी दानपत्र है। इसके अनुसार नेडियोन जो था एक पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। उसने अपने वैदिक यज्ञ करवाए थे। उसने पलशालय यानी अग्निक यज्ञशालाएं बनवाने वाला और महेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? नेडियोन ने पलशालय और महेश्वर की उपाधि धारण की थी। पलशालय मतलब होता अनेक शालाएं बनवाने वाला। नेडुन जेलियन यह सबसे विख्यात पांड्य शासक था। नेडुन जेलियन ने तलैया लंगानम का युद्ध में विजय प्राप्त की थी। नेडुन जेलियन स्वयं कवि था और कवियों का संरक्षक भी था। नेडुन जेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। शिल्पाधिकरम के नाटक कोवलम को नेडुन जेलियन ने ही मृत्युदंड दिया था। मदुरई कांची नामक कविता में नेडुन जेलियन के शासन का वर्णन मिलता है। इसकी रचना भांगुदी या मरुदनार ने की थी। मरुदनार ने की थी। किसकी रचना? नेडुन जेलियन के शासन का वर्णन मिलता है हमको मदुरई कांची नामक पुस्तक में। और मदुरई कांची बुक जो है इसकी रचयिता है, कविता के रचयिता भांगुदी मरुदनार थे। नल्लिव अंतिम पांड्य शासक था। लास्ट पांड्य शासक हम किसको देखते हैं? नल्लिव कोंडम को देखते हैं। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कोरकाई। कलाभ्रों का विद्रोह। 6ठी सदी में दक्षिण भारत में कलाभ्रों के नेतृत्व में विद्रोह होता है। कलाभ्रों ने चेर चोल और पांड्यों को बंदी बना लिया। कलाभ्रों को दुष्ट शासक कहा जाता है। कलाभ्रों ने ब्राह्मणों को मिले ब्रह्मदेव अधिकार समाप्त कर दिए। संभवतः कलाभ्र जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कलाभ्र विद्रोह को पांड्यों, पल्लवों और वातापी के चालुक्यों के सम्मिलित प्रयास से ही दबाया जा सका। यह कलाभ्र विद्रोह दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। कलाभ्र विद्रोह जनजातीय स्वरूप का था। राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं हम। संगमकालीन प्रशासन जो था राजतंत्रात्मक था। राजपद वंशानुगत था। राजा को मंडल कहा जाता था। राज्य को मंडल कहा जाता था। राजपद जो था वंशानुगत चलता था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थित थी। समस्त अधिकार राजा में निहित थे। राजा को मन्नम, वेदन, कारेवन, इरैवन इत्यादि उपाधियाँ दी गई थी। राजा की उपाधियाँ क्या थी? कौन को, मन्नम, वेदन, कारेवन, इरैवन इत्यादि उपाधियाँ थी राजा की। ये उपाधियाँ राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को मनरम कहते थे। मनरम जो थी राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय था मनरम। तथा राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। और मनरम राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय था। राजा के दरबार को नलबई भी कहा जाता था। नलबई राज दरबार को कहते थे। राजा के पुत्रों को इलैगो एवं युवराज को कोमहन कहा जाता था। कोमहन यानी युवराज कोमहन होता था और राजा के पुत्रों को इलैगो कहा जाता था। कवियों द्वारा शाही ढोल मुरचू को बजाकर सुबह राजा को नींद से उठाया जाता था। राजा की सुरक्षा हेतु सशस्त्र महिलाएं नियुक्त होती थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम पेपर में पूछी जाती है संगमकालीन प्रशासनिक शब्दावली, जिसमें आता है नेडू यानी प्रांत नेडू होते थे। पेरुम बड़े गांव और सिरैयूर छोटे गांव सिरैयूर थे और पेरुम बड़े गांव थे। पेरुम बड़े गांव, सिरैयूर छोटे गांव। नाडू प्रांत, उर मतलब नगर, उर नगर को कहते थे। मुडूर पुराना ग्राम, मुडूर पुराना ग्राम। पट्टिनम तटीय शहर, पट्टिनम तटीय शहर। मुडूर पुराना ग्राम, उर नगर। सिरैयूर छोटा गांव, पेरूर बड़े गांव। नाडू प्रांत थे। पट्टिनम तटीय शहर को कहा जाता था पट्टिनम। और पेडियल सार्वजनिक स्थल था पेडियल। अवई छोटे गांव की सभा थी अवई। अमीचार मंत्री को कहते थे अमीचार मंत्री। और्रार गुप्तचर। दूतार राजदूत। सालई प्रमुख सड़क सालई। और तेरू मुख्य गली, प्रमुख गली तेरू मुख्य गली थी। सालई प्रमुख सड़क थी। दूतार राजदूत। दूर से तार जो रहते हैं वो किसको भेजेंगे? राजा भेजता था अपने दूतों के हाथ, तो दूतार राजदूत। ओर्रार गुप्तचर। गुप्तचर जो था अर्राता रहता रहा, तो हमने ऐसे करके ट्रिक बना ली। ओर्रार गुप्तचर। अमीय चार मंत्री, हमारे 4 मंत्री, ऐसे करके ट्रिक बना लो। अमीय 4 मंत्री। अवई छोटे गांव की सभा होती थी। वे छोटे लोग को बोलते थे अवई छोटे गांव की सभा थी।
पेडियल, पेडियल जो थी सार्वजनिक स्थल था। सार्वजनिक पेडियल, पे से कर लो, पेडियल में डी हटा देंगे तो पेयल लिखेगा। तो पेय को मतलब हम सार्वजनिक रूप से देखते हैं ना, गर्मियों के टाइम पे पेय पदार्थ रखा दिए जाते हैं पीने के लिए पानी, तो ऐसे करके रिलेट कर लिए सार्वजनिक स्थल। पट्टिनम, तटीय शहर। पट्टन या तो हम देखते बंदरगाह को बोलते पत्तनम, तो इसे करके पट्टिनम तटीय शहर याद कर लिया। मुडूर पुराना गाँव, मुडूर पुराना गाँव। उर नगर, उर नगर, उर मतलब उर रा और आखिरी में भी रा, नगर, उर नगर। सिरैयूर छोटा गाँव, सिर में छोटे लोग बैठते थे, सिरैयूर छोटे गाँव। और पेरूर बड़े गाँव थे, नाडू प्रांत को कहते थे। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने संगम काल में 2 प्रशासनिक संस्थाएं बताई हैं। एन पेरू मकुलू मुकुल, एन पेरू मुकुल, एन पेरू मकुलू। इसमें मंत्री जो थे अमीयचार, पुरोहित, सेनानायक, दूत, गुप्तचर यानी और रार और वही नामक 5 अधिकारी होते थे जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण करते थे। कौन? पुरोहित, सेनानायक, मंत्री, दूत, गुप्तचर रहते थे एन पेरू मुकुल के अंतर्गत, है ना, जो राजा पर नियंत्रण रखते थे। और दूसरी प्रशासनिक स्थाई एन पेरायम थी। एन पेरायम जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा होती वैसी क्या थी? एन पेरू मुकुल और एन पेरायम। पेरायम जो था इसमें नौकरशाह, प्रबुद्ध नागरिक और सेना के तीनों अंग होते थे। सेना के सेनापति को एनआरडी ही की संज्ञा दी गई थी। एनआरडी सेना के सेनापति को कहते थे। सेना की अग्र टुकड़ी को तुसी और पिछड़ी टुकड़ी को कोलई कहा जाता था। तो सेना की अग्र टुकड़ी जो थी इसको क्या कहते थे? तूसी। और पिछली टुकड़ी जो थी इसको क्या कहते थे? कोलई। सेना में वेल्लार यानी धनी कृषाण होते थे। बहुत बार पूछा जाता है वेल्लार किसे कहते थे? धनी कृषक होते थे। युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के हीरो स्टोन को नडुकल या वीरकाल कहते थे। वीरकाल या नडुकल किसको कहते थे? हीरो स्टोन कहते थे। पाषाण मूर्तियां बनती थी। कल्ली वेली संगम साहित्य में युद्ध पद्धति की जानकारी मिलती। कल्ली वेली संगम साहित्य है, इसमें हमको युद्ध पद्धति की जानकारी मिलती है। सेना चतुरंगी थी, पैदल सेना, हाथी सेना, अश्व सेना, रथ सेना। सेना को पदई कहा जाता था। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीरों को मारिया की उपाधि दी जाती थी। मारिया युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले वीर कहलाते थे। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य किया जाता था। वात की रूतल परंपरा के तहत पराजित राजा उपवास द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ विधिवत आत्महत्या करते थे। वात की रूतल परंपरा जो है इसके अनुसार पराजित राजा उपवास द्वारा अपने निकट संबंधियों के साथ विधिवत आत्महत्या करते थे। सामाजिक स्थिति। संगम काल में उत्तरी भारत की आर्य संस्कृति के तत्वों का दक्षिण में प्रसार हुआ। संगम काल के 4 वर्ण थे। अरसर शासक वर्ग, ये पूछा जाता है पेपर में। अरसर शासक वर्ग, वैनिगर वणिक, अंडनार ब्राह्मण को कहते थे, अंडनार और वेल्लार किसान थे। वेल्लार किसान, अरसर शासक वर्ग, वैनिगर वणिक वर्ग और अंडनार ब्राह्मण, ये 4 संगम काल के वर्ग थे। संगमकालीन समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ण भेद पर आधारित था, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी और दास प्रथा भी नहीं थी। 4 वर्ग थे समाज के, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था जो हमारे शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय होती वो नहीं थी और दास भी नहीं थे। दास प्रथा भी नहीं थी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था। संगम काल में भी जाति प्रथा का आधार जो था व्यवसाय ही थे। व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति हुआ करती थी। समाज का विभाजन क्षितिजीय आधार पर ना करके आर्य वर्ण व्यवस्था की भांति ऊर्ध्वाधर था। वर्टिकलर जो था समाज बटा हुआ था वर्टिकल तौर पे। तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का आगमन जो था सर्वप्रथम संगम काल में ही होता है। क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, किसान वर्ग मिलकर गैर ब्राह्मण वर्ग बनाते थे। अतः समाज मोटे रूप से ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण 2 भागों में ही बटा था। भूमि अधिकतर वेल्लार यानी कि वेल्लार किसान को कहते थे, जाति के हाथों में थी। ये धनी कृषक वर्ग था। शासक वर्ग भी वेल्लार जाति से ही निकलता था। वेल्लार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। वेल्लार का प्रमुख वेलीर। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेशियर कहते थे। कडेशियर जो थे खेतों में काम करने वाले मजदूर थे जो निर्धन वर्ग में आते थे। कडेशियर निर्धन कृषक बोल सकते हैं इनको हम, कडेशियर। वेल्लार 2 भागों में विभाजित थे, धनी कृषक और भूमिहीन निर्धन वर्ग। चोल राज्य में धनी कृषकों को वेल या आरसू की उपाधि दी गई थी। धनी किसान को हम वेल या आरसू की उपाधि देते थे और पांड्य राज्य में इन्हें कविदी की उपाधि दी गई थी। कविदी पांड्य राज्य में कविदी धनी किसान की उपाधि थी और वेल और आरसू चोल काल में थी। परियार, पशु की खाल या चमड़े का काम करने वाला परियार। एनियर शिकारी, परियार पशु की खाल या चमड़े का काम करने वाला। पुलैयन रस्सी की चरपाई बनाने वाले या रस्सी का कार्य करने वाले पुलैयन।
मलवर या कलवर उत्तरी सीमा पर रहने वाले लोग जो डाका डालते थे, इन्हें मलवर या कलवर कहते थे। मरवा नामक जनजाति में वेदची यानी कि गोहरण प्रथा प्रचलित थी। मरवा नामक जनजाति में वेदची प्रथा प्रचलित थी। वेदची प्रथा में पशुओं की चोरी या लूट की जाती थी। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का भी प्रचलन था। विवाह जो देखें तो विधवा विवाह और पुनर्विवाह का प्रचलन था। सूत काटने वाली स्त्रियों को परुट्टी या पेंटू कल कहते थे। वैश्यावृत्ति को सम्मानीय दर्जा प्राप्त था। वैश्याओं के दो वर्ग थे, कविगैयर और परतियर। वैश्याएं दो वर्ग में आती थी, कविगैयर एवं परतियर। चारण काव्य को बाँचने वाली एवं नृत्य करने वाली स्त्रियां वीर लियार कहलाती थी। वैश्या जो थी इनको दो सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। इनके दो वर्ग थे, कवि गैयर और परतियर। और वहीं चारण काव्य को बाँचने वाली एवं नृत्य करने वाली स्त्रियां वीर लियार कहलाती थी। अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, कलाबू या कूर्पा। कारपू जो परिवार वालों द्वारा किया जाता था, कारपू विवाह। और कलाबू ये माता पिता की जानकारी के बगैर किया जाता था। पांचतीड़ई संगम काल में स्त्री पुरुषों का प्रणय निवेदन था। पांचतीड़ई संगम काल में स्त्री पुरुषों का प्रणय निवेदन था। पेरुंदीड़ई अनुचित प्रेम कहते थे, पेरुंदीड़ई। केक्की कड़ई जो था एक पक्षीय प्रणय निवेदन था। केक्की कड़ई एक पक्षी निवेदन। पेरुंदीड़ई अनुचित प्रेम था। और पांचतीड़ई संगम काल में स्त्री पुरुषों का प्रणय निवेदन था। गायक और नर्तकी को पाणर और वेडिलेयर कहा जाता था। गायक और नर्तकी को पाणर और वेडेलियर कहा जाता था। संगम काल में विदुषी औरतों को अवैयर कहा जाता। अवैयर जो थी विदुषी औरत होती थी। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, किंतु स्त्रियों को राजसिंहासन पर आसीन होने का अधिकार था। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में हेराक्लीस की पुत्री का शासन था। पेरियार, पलाइयार एवं शेनगो ट्रिटपाल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र थे। कौन कौन से? पेरियाल, पलाइयाल और शेनगो ट्रिटपाल, ये वाद्य यंत्र थे। मुख्य वाद्य यंत्र याल था। जनजातियाँ कदूसी कहलाती थी, जिनमें तुदियान, परैयान, पनान, वेलर और कदम्ब प्रमुख थी। जनजातियाँ जो थी कुदीसी कहलाती थी, जिनमें तुदियान, परैयान, पनान, वेलन और कदम्ब प्रमुख थी। चेट्टी नामक वाणिज्य संगम काल में ये प्रचलित था। तो इसमें चेट्टी नामक जो वाणिज्य था, ये समुदाय संगम काल में ही प्रचलित था। वेलवी शब्द जो था यज्ञ के संदर्भ में युक्त होता था। वेलवी शब्द का संगम युग में 5 सुपारी का प्रचलन था। कौवा को शुभ पक्षी माना जाता था, जो अतिथि आगमन, विरहिणी को पति के आगमन की सूचना देता था एवं समुद्री जहाज की यात्रा में भी इसे साथ रखा जाता था। उपनार नमक को कहते थे उपनार। विभिन्न जातियाँ और व्यवसाय देखे तो उपनार जाति नमक का व्यापार करने वाली जाति उपनार। कुम्हार, कुचावर, कुम्हार। कोल्लार लोहार, कुचावर कुम्हार। उबनार नमक व्यापारी। थेचर खाती व्यापारी। वन्नार धोबी। उलावार हलवाई। पर्दावार मछुआरा। उलावार हलवाई। वन्नार धोबी। थेचर खाती। कोल्लार लोहार। कुचावर कुम्हार। उमचार नमक। आर्थिक स्थिति देखें तो संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के मुख्य साधन थे। कावेरी नदी डेल्टा के बारे में कहा जाता है कि जितनी ज़मीन पर एक हाथी लेट सकता उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकती थी। कावेरी डेल्टा के बारे में कहा गया है। संगम साहित्य में धान, रागी, गन्ने की पैदावार का रोचक वर्णन मिलता है। धान, रागी और गन्ने की पैदावार का रोचक वर्णन संगम साहित्य में है। निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती कार्य में संलग्न थी, जिन्हें कडेशियर कहते थे। कडेशियर निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य करती थी, जिन्हें कडेशियर कहते थे। संगम साहित्य में 5 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है। तिलाई जो से जुड़ी हुई थी, तिलाई यानी भौगोलिक संरचना से जुड़ी हुई हैं। भूमिकर को करई कहते थे। करई भूमिकर था जो 1/6 था। करई भूमिकर 1/6 था। कड़मई या कड़मे राजा को दिया जाने वाला भाग था। कड़मे या कड़मई। और भूमि को करई कहते थे जो 1/6 था।
संगम साहित्य में गेहूँ का उल्लेख नहीं मिलता है। धान, गन्ना, रागी एवं जौ प्रमुख फसलें थी उस संगम साहित्य में हम देखें तो गेहूँ का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया था। दक्षिण भारत में कृषि का विस्तार किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने किया था। जहाजों का निर्माण तथा कटाई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। उरैयूर अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। बाजार को अवनम कहते थे। बाजार को हम अवनम कहते थे। संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह देखें तो पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाह अधिक थे। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नौरा, टोंडी, मुशीरी, कोडुमडम, बंदर, बांजी, करोरा और नेलसिंडा थे। अगर हम देखें पश्चिमी तट के बंदर कौन कौन से थे? नौरा, टोंडी, मुशीरी, कोडुमडम, बंदर, बांजी, करोरा और नेलसिंडा थे। पांड्य राज्य के बंदरगाह देखें तो शालियूर, कोरकई पूर्वी तट पर तथा नेलसिंडा जो था पश्चिमी तट पर स्थित। नेलसिंडा पश्चिमी तट पर स्थित था और पांड्य राज्य के अन्य बंदरगाह देखें तो शालियूर और कोरकई जो थे पूर्वी तट पर थे। चोल राज्य में सभी पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह थे। पुहार, कावेरीपट्टनम, उरैयूर, पोडुका। संगम युग का महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार था। वसव समुद्र यानी कि मद्रास, पलार नदी के किनारे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। टॉलमी ने कावेरीपट्टनम को खबेरिस कहा है। टॉलमी जो है कावेरीपट्टनम को खबेरिस नाम देते हैं। टोंडी, मुशीरी और पुहार में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। पेरीप्लस में जहाज़ों को कोलंदिया एवं संगर कहा गया है। पेरीप्लस में जहाज़ों को कोलंदिया और क्या कहा गया है? संगर। संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। अरिकामेडु यह स्थल जीजी या अरियनकुपय नदी तट पर था। अरिकामेडु जो था जीजी या अरियनकुपय नदी पर स्थित था। नीलकंठ शास्त्री ने इसे रोमन बस्ती कहा है। यहाँ से रोमन बस्ती, एम्फोरा जार, मन के कारखाने, रोमन द्वीप के टुकड़े, रोमन सम्राट अगस्त्य और टिबेरियन की मुहरें एवं सबसे बड़ा माल गोदाम मिलता है। अरिकामेडु से 3 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। एरेटाइन, एम्फोरा, चक्रांतित मृदभांड या रोलेट। अरिकामेडु से हमको 3 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। एरेटाइन, एम्फोरा, चक्रांकित और मृदभांड या रोलेट। पेरीप्लस ने अरिकामेडु को पेडुका कहा है। पेरीप्लस ने अरिकामेडु को क्या कहा है? पेडुका। रोमन सम्राट नीरो के भी अनेक तमिल क्षेत्रों में मिले हैं। अलगुलम में भी रोमन व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। चेरो की प्राचीन राजधानी करूर या वांजी से भी रोमन शाहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के, ग्रेफाइट चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कोडुमनल संगम काल का एक व्यापारिक केंद्र था। कोडुमनल संगम साहित्य से यहाँ भारत रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। कोडुमनल जो था संगम साहित्य का एक व्यापारिक केंद्र था। संगम साहित्य से यहाँ भारत रोम व्यापार का वर्णन मिलता है। अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी में संगम काल के व्यापार के संबंध में जानकारी मिलती है। पश्चिमी देशों को काली मिर्च, मसाले, हाथी दांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल का निर्यात किया जाता था। वहीं रोमिला थापर ने काली मिर्च को काला सोना कहा है। आयातित वस्तुओं में हम देखें तो सिक्के, पुखराज, छपे हुए वस्त्र, शीशा, टिन, तांबा, शराब प्रमुख थे। सर्वाधिक आयात सोना चांदी का था। यवन व्यापारी मुशीरी में जहाज़ों में सोना भरकर लाते व यहाँ से काली मिर्च और समुद्र और पर्वतों से प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं ले जाते। पुहार एक सर्वदेशीय महानगर था। यहाँ विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे। संगम काल में दक्षिण भारत का मलय द्वीपों व चीन के साथ भी व्यापार था। यूनान के दक्षिण भारत के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा में लिखे गए हैं। नीर पेरियारू भी एक समुद्री बंदरगाह था जहाँ से पश्चिम से घोड़ा आयात किया जाता था। नीर पेरियारू एक समुद्री बंदरगाह था जहाँ से घोड़ा आयात होता था। एराग्रिटिक एक प्रकार का मलमल था। एराग्रिटिक जिसे निर्यात किया जाता था। उरैयूर से संगोरा वृत्तों में महापाषाणिक समाधानों का संकेत साहित्यिक विवरण में प्राप्त होता है। उरैयूर या ओर्थोरा चोलों की प्राचीनतम राजधानी उरैयूर या ओर्थोरा मलमल, सूती वस्त्र और मोतियों के लिए फेमस थी। कावेरी के उत्तर में स्थित
अलगरई नामक नगर महापाषाण काल का एक भव्य आवासीय एवं सावधान केंद्र था। कौन? अलगरई। ये नगर महापाषाण काल का एक भव्य आवासीय एवं सावधान केंद्र था। यहाँ के भित्ति आरेख हड़प्पा और ताम्र पाषाणी भित्ति आरेखों से मिलते जुलते हैं। कोरकई जो था पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कोरकई पेरिप्लस के अनुसार मुशीरी यानी पेरियार नदी तट में अगस्त्य का मंदिर था। कहाँ? मुशीरी में अगस्त्य का मंदिर था। यहाँ पर रोमन सेना की 2 टुकड़ियाँ भी रहती थी। पेरिप्लस ने संगम युग की 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया है। पूछा जा सकता है कि पेरिप्लस ने संगम के कितने बंदरगाहों का उल्लेख किया? 24, जो सिंधु मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत थे। मणि, पल्लवम व मरुवर पाक्कम भी संगम कायुगीन बंदरगाह थे। कौन? मणि, पल्लवन और मरुवम पाक्कम भी संगम युगीन बंदरगाह थे। हमसे पूछ लिया जाता है भूमि मापन की इकाई वेली या माह थी। वेली या माह क्या थी? भूमि मापन की इकाई थी। अंबानम अनाज का माप था। अंबानम आसे अनाज का माप। नाली, उलाकू और अलाक भी छोटे माप थे। नाली, उलाकू और अलाप। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख मावर नाम से किया। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख मावर नाम से किया है। घुमक्कड़ व्यापारियों को अयाबोला कहते थे। अयाबोल क्या थे? घुमक्कड़ व्यापारी थे। अयाबोल पड़ोसी क्षेत्र के लिए पक्कम शब्द यूज होता था। पक्कम पड़ोसी, अयाबोल घुमक्कड़ व्यापारी। संगम युग में मंत्रियों को अम्मईचार कहते थे। अम्मईचार क्या थे? मंत्री थे। राजस्व की शब्दावली देखें तो करई भूमि कर था, उपज का 1/6। करई उपभूमि कर, करई भूमि कर। उल्लू, उल्गू या संगम सीमा शुल्क या पथकर था। उल्लू या संगम सीमा शुल्क या पथकर। करई भूमि कर। वरियम वारी वह इकाई क्षेत्र जिससे कर लिया जाता था। वरियम वरी। एरई, एरई सामंतों द्वारा लिए जाने वाला कर था जो युद्ध में लूटा हुआ माल था। एरई। कड़मई या पाडू राजा को अदा किए जाने वाला कर था। कड़मई या पाडू। वारियार, वरियम वारी से कर वसूल करने वाला अधिकारी थे। वरियार। और इराकू इरवई बलपूर्वक उपहार था। करई भूमि कर। उल्गू या संगम सीमा शुल्क या पथ कर। वरियम वरी वह इकाई क्षेत्र जिससे कर लिया जाता। ईरई सामंतों द्वारा लिए जाने वाला कर या युद्ध से लूट से प्राप्त माल ईरई था। कड़मई या पाडू राजा को अदा किए जाने वाला कर। वरियार, वरियम वारी से कर वसूल करने वाला अधिकारी। और इराकू इरवई बलपूर्वक उपहार। धार्मिक जीवन देखें तो संगम युग में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का आगमन हो गया। दक्षिण भारत में मरुगन की उपासना सबसे प्राचीन थी। मरुगन देवता थे। इनका एक अन्य नाम शुभ्र ब्राह्मण भी था। बाद में शुभ्र ब्राह्मण्यम का एकीकरण स्कंद कार्तिकेय से किया गया था। शुभ्र ब्राह्मण्यम का एकीकरण किससे हो जाता है? स्कंद कार्तिकेय से। मरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था। वेल या वर्षी इनका प्रमुख अस्त्र था। वेल या वर्षी। वेलन मरुगन को कहते थे। मरुगन का प्रतीक चिन्ह मुर्गा था। पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मरुगन की पूजा की जाती थी। मरुगन की पत्नियों में एक कुरुवस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री थी। कुरुवस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री भी थी इसकी पत्नी में। मरियम्मा परशुराम की माता मरियम्मा थी जो चेचक की देवी थी। चेचक की देवी मरियम्मा, चेचक की देवी परशुराम की माता। येलम्मा सीमा की देवी। येलम्मा कोरलई विजय की देवी थी। कोरलई विजय की देवी। येरलम्मा जो सीमा की देवी थी। मरियम्मा चेचक की देवी। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल है। विष्णु मंदिर को विनागर कहते थे। विष्णु का तमिल में नाम तिरुमल था। वैसे मंदिर को विष्णु मंदिर जो था ये विनागर कहलाता था। किसान मरुदम इंद्र देव की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। मणिमेखलई में कपालिक शैव सन्यासियों का वर्णन है। इसमें बौद्ध धर्म के दक्षिण में प्रसार का भी वर्णन है। शिल्पादिकरम जैन धर्म के संस्थानों का वर्णन करता है। शिल्पादिकरम जैन धर्म से संबंधित है और मणिमेखलई जो है कपालिक शैव धर्म से संबंधित है। संगम साहित्य में भौगोलिक क्षेत्रों के नाम और उनके देवता देखें तो कुरिची पहाड़ उनके निवासी कुरवास कहलाते थे। मुरुगन देवता थे। कुरुची पहाड़ को कहते थे। कुरवास उनके निवासी थे। मुरुगन देवता थे। पलाई सूखी या रेतीली भूमि थी। पलाई इसमें मोरार निवासी थे। मोरावर। और कोनाईवई या कोरावई दुर्गा इनके देवता थे। मोलाई जंगली व चारागाह पशु था भूमि थी। मलाई है ना, इसके निवासी अवार कहलाते थे। और मेयन या विष्णु इसके देवता थे। मरुदम कृषि और उपजाऊ भूमि। वेलारस इसके निवासी थे और इंद्र देवता थे। नेडल समुद्र तटीय मैदान थे जिसमें मिनिवर जो थे इसके निवासी थे और वरुण इसके देवता थे। तो हमको ये बहुत बार पूछा जाता है कुरिची पहाड़ी भूमि, पलाई सूखी रेतीली भूमि, पलाई मोलाई जंगली और चारागाह भूमि मोलाई, मरुदम कृषि और उपजाऊ भूमि मरुदम, और नेडल जो थे समुद्री तटीय मैदान थे। उनके निवासी और देवताओं के नाम।
3 संगम देखे तो प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्यशिमनी थी, जिसमें 89 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। मदुरा जो था स्थल था। दूसरी में भी तोल्य कपिल्यार थे। पहली में अगस्त्य ऋषि, दूसरी में तोल्य कपिल्यार थे। उसके संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। 59 संग पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था कपाटपुरम अलवई में। और तृतीय जो थी नक्कीरर के समय होती है। 49 पांड्य शासक होते हैं संरक्षक, और उत्तरी मदुरा में हुई। परंपराओं के अनुसार प्रथम संगम जो था 4400 साल चला। इसमें कुल 549 सदस्य थे। द्वितीय में 3700 साल तक चला, जिसमें और तीसरा देखें तो 1850 वर्ष तक चला। तीनों संगमों का कुल काल 9950 वर्ष माना जाता है। आगे की वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।